स्टार्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का कद निश्चित रूप से बढ़ा है और वह उस बड़े कदम के अनुसार विपक्ष की राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रही हैं। हालांकि यह भी हकीकत है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी हैसियत महज एक क्षत्रप से ज़्यादा की नहीं है। इसीलिए राष्ट्रव्यापी पहचान और पैठ रखने वाली कांग्रेस को उन्हें अपना नेता मानने में दिक्कत है। राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का नेतृत्व कर रही सोनिया गांधी को तो यह कतई मंजूर नहीं होगा कि इसका नेतृत्व ममता बनर्जी या किसी अन्य क्षत्रप के हाथ में चला जाए। लोकसभा में संख्या बल को भी देखें तो टीएमसी 22 सांसदों, वाईएसआर कांग्रेस के साथ चौथे पायदान पर हैं। डीएमके के सदस्यों की संख्या 24 और कांग्रेस की 53 है। लोकसभा सदस्यों का संख्या बल हालत पतली होने के बावजूद कांग्रेस को ही विपक्ष का स्वाभाविक नेता मानने की मजबूरी पैदा करता है। ये अलग बात है कि सोनिया गांधी अब 2024 की तरह प्रभावशाली नहीं रह गई हैं। इसके बावजूद यह सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस की भूमिका अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसीलिए मुंबई में ममता की राजनीतिक मुलाकातों से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई गठबंधन बेमानी है। ममता बनर्जी की राजनीतिक मुलाकातों और बातों से स्पष्ट है कि वह भाजपा के खिलाफ प्रभावशाली मोर्चा बनाने के लिए सक्रिय हैं। वे पुराने गठबंधन को ही आगे बढ़ाने की बजाय किसी नए गठबंधन की ओर बढ़ना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने यह कहकर एक नई राजनीतिक खलबली तो मचा दी है कि अब यूपीए का अस्तित्व नहीं है। साफ है कि वह विपक्ष का एक नया ऑर्डर चाहती है जिसमें उनके लिए महत्वपूर्ण जगह हो। वैसे भी ममता बनर्जी 2004 में यूपीए का हिस्सा नहीं थीं। पश्चिम बंगाल में उम्मीद से ज़्यादा सीटें जीतने के बाद राज्यसभा में उनके लिए स्थितियां बेहतर हुई हैं। विभिन्न राज्यों के क्षत्रप देखो और आगे बढ़ो की नीति पर चल रहे हैं। देखना होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस अपने आप को कैसे प्लेस करती है। आखिरकार कांग्रेस की पोजीशनिंग के आधार पर यह तय होगा कि आगामी चुनाव में विपक्ष की खिचड़ी पकेगी या नहीं। निश्चित रूप से भाजपा की नज़र भी इसी पर टिकी होगी, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि जहां क्षत्रप मजबूत हैं वहां भाजपा की दाल नहीं गल पा रही है। यह कटु सत्य ही है कि जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो हमारी सरकारें और राजनीतिक दल जन कल्याण और जनहित को खूंटी पर टांगने में देर नहीं लगाते। पक्ष हो या विपक्ष अपने मतलब में ऐसे एक होते हैं कि उन्हें शायद जनता तो कहीं नज़र ही नहीं आती, भले ही उनकी करनी से जनता का कितना ही बड़ा अनर्थ क्यों न हो जाए। ताज़ा मामला कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और वैश्विक स्तर पर लोगों को आतंकित कर रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच कांग्रेस और भाजपा की
सियासी रैलियों का है। दोनों ही दल कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के बीच जयपुर में बड़ी रैलियां करने वाले हैं। भाजपा 5 दिसंबर को जनप्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है, तो कांग्रेस ने दिल्ली में अनुमति नहीं मिलने पर 12 दिसंबर की केंद्र के खिलाफ महंगाई विरोधी अपनी रैली जयपुर में शिफ्ट कर दी। इसमें देश भर से करीब 2 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। भाजपा की रैली में भी प्रदेश भर से लोग आएंगे। इसमें शामिल होने आ रहे अमित शाह को रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल तक ले जाने की योजना है। राजधानी जयपुर में ही लगभग 24 स्थानों पर उनके स्वागत के नाम पर भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है। इन दोनों ही सियासी कार्यक्रमों की तैयारी के बीच जयपुर ही नहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका खड़ी हो गई है। प्रदेश में कोरोना फिर सिर उठाने लगा है। नवंबर में प्रदेश में 365 नए संक्रमित सामने आए थे और अब रोजाना दहाई की संख्या में सामने आ रहे संक्रमितों के कारण एक्टिव केस 114 दिन बाद 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। एक तरफ संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी कर्नाटक के रास्ते भारत पहुंच चुका है। यदि भाजपा का जनप्रतिनिधि सम्मेलन नहीं होता तो कांग्रेस की रैली के बहाने अभी तक सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी होती। कांग्रेस भी भाजपा पर हमला करने से नहीं चूकती, लेकिन अब दोनों ही दल आम लोगों की चिंता को दरकिनार कर मौन हैं। बेहतर होता कि दोनों ही दल एक मिसाल पेश करते और संक्रमण की आशंका के बीच अपने आयोजन फिलहाल टाल देते, लेकिन जब स्वहित सामने आ जाए तो कोरोना के सियासी संक्रमण पर लगाम की अपेक्षा किससे की जा सकती है। स्टॉप।